मम्मी और भाई पर टूटा प्यार का कहर। रागिनी पड़ोस में ही रहने वाले सत्यजीत दिवाकर को दिल दे बैठी थी। फैमिली वालों की लाख पाबंदियों के बावजूद प्रेमी युगल अपने मिलने का मौका निकाल ही लेते थे। इनका प्यार एक दिन ऐसा कहर बनकर टूटा कि सत्यजीत के भाई सर्वजीत और मम्मी संगीता देवी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। किसने की इन दोनों की हत्या? पढ़ी लव क्राइम की यह स्टोरी। 10 मार्च 2025 को रागिनी अपने घर पर अकेली थी। तभी उसने अपने प्रेमी सत्यजीत को फोन लगा दिया। रागिनी ने फोन लगाते ही उसे इशारा कर दिया था कि वह इस वक्त घर पर अकेली है। अगर तुम्हें आना है तो आसपास देख कर ही आना, आते वक्त तुम पर किसी की नजर न पड़े। उस वक्त सत्यजीत अपने घर पर ही मौजूद था। रागिनी का फोन आते ही वह घर से निकला और चारों ओर देखते हुए वह रागिनी के घर में घुस गया। सत्यजीत को घर आया देख रागिनी को डर तो लग रहा था, लेकिन वह उसके प्यार में वह इस कदर पागल थी कि सत्यजीत के आते ही उसकी बाहों में समा गई। यार, तुम्हारे बिना तो रहा नहीं जाता, एक एक पल तुम्हारी याद में कांटों सा एहसास कराते हैं। सत्यजीत का भी यही हाल था। वह भी उसकी चाहत में अपना सब काम धंधा छोड़कर पागल सा हुआ जा रहा था। उस दिन एकांत के क्षणों में वह रागिनी के पास पहुंचा तो उसने पल भर में अपना सारा प्यार उस पर उड़ेल दिया। वह दुनियादारी को भूलकर रागिनी को अपनी बाहों में समेटे पागलों की तरह खड़ा रहा। उसी समय रागिनी की निगाह घर के दरवाजे पर पड़ी। उसकी मम्मी शांति अचानक घर की ओर आती दिखाई दी। अपनी मम्मी को सामने से आते देख रागिनी का सारा प्यार काफूर हो गया। वह सत्यजीत की बाहों से निकलकर कमरे में जा पहुंची, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह सत्यजीत के आने का क्या बहाना बनाएगी। यही सोचते सोचते रागिनी के दिमाग के तार झंझनाने लगे थे। मौका पाते ही सत्यजीत वहां से खिसक लिया था, लेकिन हड़बड़ाहट में वह अपनी चप्पलें नहीं पहन पाया था, जो रागिनी के कमरे के सामने ही रह गई थीं। सत्यजीत उन चप्पलों को लेकर परेशान था। शांति देवी आए और उसने उन चप्पलों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही रागिनी की नजर उन चप्पलों पर पड़ी तो वह उन्हें छिपाने की फिराक में लग गई। वह उनको अभी छिपा भी नहीं पाई थी, तभी उसका भाई श्रवण घर आ गया। उसकी जैसे ही नजर चप्पलों पर पड़ी तो वह देखते ही उनको पहचान गया। उसने कई बार सत्यजीत को इसे पहने देखा था। उसकी चप्पलें अपने घर पर देखते ही उसका दिमाग घूम गया। उसके बाद उसने उन चप्पलों के बारे में अपनी बहन रागिनी और मम्मी शांति से पूछा तो दोनों ने कह दिया कि वह चप्पलें किसकी हैं, उन्हें कोई पता नहीं। श्रवण को पता था कि जब वह घर से बाहर गया था तब वह चप्पलें वहां पर नहीं थीं, लेकिन उसके घर से जाते ही वह चप्पलें वहां पर कैसे आईं। तभी उसकी मम्मी ने भी बताया कि वह भी काफी समय से खेतों पर गई हुई थी। ये सब जानकारी लेने के बाद श्रवण ने वह चप्पलें उठाकर रख दी। फिर वह गांव में निकल गया। तभी उसे सामने से सत्यजीत आता दिखाई दिया। उसने उसके पैरों की तरफ देखा तो उस वक्त उसने दूसरी चप्पलें पहन रखी थीं। उसे दूसरी चप्पलें पहने देख उसके दिमाग में पूरा शक पैदा हो गया कि उसकी गैरमौजूदगी में वह जरूर उसके घर पर गया था। इससे पहले भी कई बार उसे सत्यजीत पर शक पैदा हुआ था कि उसके और उसकी बहन रागिनी के बीच जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। ये सोचते ही उसने वह बात अपने दिल में ही रख ली थी। अगली सुबह सत्यजीत अपने बड़े भाई सरबजीत को साथ लेकर अपनी चप्पलें लेने रागिनी के घर पहुंचा। उस वक्त घर पर रागिनी और उसकी मम्मी शांति ही थी। सत्यजीत ने अपनी चप्पलें मांगी तो उसने देने से मना कर दिया। तभी घर पर श्रवण भी आ गया। श्रवण के घर आते ही बात बिगड़ गई। श्रवण ने सत्यजीत से वहां पर चप्पलें आने का कारण पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में मारपीट की नौबत आ गई। उस वक्त सत्यजीत और सरबजीत के सामने श्रवण की एक न चली। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद ये बात पुलिस तक जा पहुंची, लेकिन पुलिस ने इस बात को हल्के में लिया। फिर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। श्रवण और उसकी मम्मी पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। ये बात शांति देवी ने फोन पर अपने बड़े बेटे सनी को भी बता दी थी। सनी ने तभी मन में ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में सत्यजीत को सबक सिखा कर ही रहेगा।
उसके मन में एक आत्मग्लानि पैदा हो गई थी। गांव में उसकी बहन के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थीं, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके मन में बदले की भावना बलवती हुई तो वह घर से कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। 10 मार्च 2025 को रात के कोई 9 बजे का वक्त था। गांव के अधिकांश लोग अपने अपने घरों में थे। सनी कुल्हाड़ी लेकर सीधा सत्यजीत के घर पहुंचा। वह सत्यजीत को भदीदी गालियां देते हुए उसके घर का दरवाजा पीटने लगा। सनी को घर से निकलते देख उसकी मम्मी शांति और उसका छोटा भाई श्रवण कुमार भी गंडासा लेकर उसके पीछे ही सत्यजीत के घर पर पहुंच गए। जैसे ही सत्यजीत के भाई सरबजीत ने दरवाजा खोला, तीनों ने उस पर हमला बोल दिया। सरबजीत की मम्मी संगीता देवी उसके बचाव में आई तो तीनों ने उन पर भी हमला बोल दिया, जिसके कारण दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को लहूलुहान करने के बाद तीनों सत्यजीत को तलाशने लगे, लेकिन तभी बाहर से गांव वालों का दबाव बना तो तीनों वहां से भाग गए। इस घटना की सूचना ग्राम प्रधान समीर को दी गई। ग्राम प्रधान समीर ने इस मामले की जानकारी थाना चरवा पुलिस को दी। सूचना पाते ही एसएचओ जगदीश सिंह पुलिस बल के साथ गांव काजू पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने घायल सरबजीत उसकी मम्मी संगीता को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर सरबजीत को देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जबकि उसकी मम्मी संगीता देवी ने उपचार के दौरान 2 घंटे बाद दम तोड़ दिया था। मृतका संगीता के पति संगम लाल दिवाकर मुंबई में रहकर टैक्सी चलाते थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वह मंगलवार की सुबह फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचे। अपने घर में एक साथ 2 मौतें होते देख वह फफक कर रोने लगे। घर पर महिलाएं भी बिलख बिलख कर रो रही थीं। डॉक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित करते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने काजू गांव पहुंचते ही विस्तार से जानकारी हासिल की। इस मामले में मृतका संगीता के छोटे बेटे सत्यजीत की तरफ से थाना चरवा में बीएनएस की धारा 3(5), 333, 352, 109, 103(1) के तहत केस दर्ज कराया गया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी राजेश कुमार सिंह व एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव भी गांव काजू पहुंचे, जहां पर पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की जानकारी ली। फिर गांव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया था। इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए एएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन किया था। इस मामले में पुलिस की तरफ से काफी लापरवाही सामने आई थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ जगदीश कुमार, चौकी प्रभारी व बीट के एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इस मामले में इस हत्याकांड के एक आरोपी श्रवण कुमार को पुलिस ने रात में ही अपनी हिरासत में ले लिया था, जिससे कड़ी पूछताछ की गई। इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त सनी घटना को अंजाम देने के बाद ही फरार हो गया था। पुलिस को शक था कि वह ट्रेन से कहीं बाहर भी भाग सकता है। उसी को देखते हुए पुलिस ने प्रयागराज से पटना तक रास्ते में पड़ने वाले 13 रेलवे स्टेशनों पर उसकी फोटो भिजवाई थी, ताकि वह आसानी से पकड़ में आ सके। सनी भी इतना शातिर था कि उसने पुलिस को चकमा देने के लिए सफर के दौरान 3 ट्रेनें बदली। फिर भी वह पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया। पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगा रखा था। तभी उसकी लोकेशन वाराणसी देवरिया के भटनी रेलवे स्टेशन की मिली। वहां मौजूद आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप पांड्या व जीआरपी भटनी के एसएचओ दिनेश सिंह ने उसके फोटो के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। सनी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी सनी ने बताया कि उसने कुल्हाड़ी से मामबेटों पर हमला किया था। दोनों को कुल्हाड़ी से घायल कर उसने वो कुल्हाड़ी काजू गांव के एक खंडहर में छिपा दी थी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस कुल्हाड़ी बरामद करने के लिए उसे उसके गांव काजू लाई। उसी दौरान सनी ने वहां पर भी पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। सनी ने एक खंडहर में छिपाए झोले से कुल्हाड़ी निकालने के बहाने तमंचा निकालकर पुलिस पर गोली चला दी। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते
हुए गोली चलाई, जो उसके बाएं पैर में लग गई, जिससे उसके पैर में काफी घाव हो गया। फिर पुलिस उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। आरोपी सनी, श्रवण व संगमलाल के फैमिली वालों से मिली जानकारी के बाद इस घटना की जो सत्यता उभर कर सामने आई, उसके पीछे अवैध संबंधों से जुड़ी एक कहानी थी। उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी थाना चायल के अंतर्गत एक गांव पड़ता है काजू। इसी गांव में संगम लाल दिवाकर का परिवार रहता था। संगम लाल का छोटा परिवार था। संगम लाल मुंबई में टैक्सी ड्राइवर थे। उनका सबसे बड़ा बेटा सरबजीत उर्फ कल्लू अपने पापा के साथ मुंबई में ही रहकर फर्नीचर का काम करता था। उनकी पत्नी संगीता दिवाकर अपने 2 बच्चों 16 वर्षीय आशीष उर्फ सत्यजीत और 10 साल की बेटी के साथ गांव में रहती थी। संगम लाल का गांव में आना जाना बहुत ही कम हो पाता था, जबकि सरबजीत दिवाकर महीने 2 महीने में गांव का चक्कर लगाता रहता था। सत्यजीत गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करता था। सरबजीत ने कई बार उसे अपने साथ मुंबई ले जाने का प्लान बनाया, लेकिन गांव में बहन और मम्मी के रहते वह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। सत्यजीत दिवाकर गांव में यूं ही खाली घूमता रहता था। संगम लाल के घर के पास ही था संतोष सरोज का घर। संतोष सरोज के पास गांव में थोड़ी जुतासे की जमीन थी। उनका परिवार भी छोटा ही था। उनका बड़ा बेटा सनी सरोज उनके साथ ही पटना में रहकर काम करता था, जबकि छोटा बेटा श्रवण सरोज गांव में ही अपनी मम्मी और बहन रागिनी के साथ रहता था। श्रवण सुबह ही अपना खाना लेकर अपने काम पर चला जाता था। उसके बाद उसकी मम्मी शांति देवी अपने खेतों पर काम करने चली जाती थी। तब रागिनी ही घर पर अकेली रह जाती थी। एक दिन की बात है, सत्यजीत किसी काम से संतोष सरोज के घर के सामने से निकल रहा था। उस वक्त रागिनी अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसी वक्त सत्यजीत की नजर उस पर पड़ी। रागिनी को देखते ही उसे लगा कि वो काफी देर से उसे कनखियों से ताक रही थी। उसके देखने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सत्यजीत उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। उसके बाद अपना काम करने के बाद वह अपने घर भी पहुंच गया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी कि रागिनी उसे इस तरह से क्यों ताक रही थी। सत्यजीत इतना भोला भी नहीं था कि वह लड़कियों की नजरों को पहचानने में बिल्कुल ही अनाड़ी हो। उसकी चाहत भरी नजरें देख सत्यजीत उसी शाम फिर से उसके घर के सामने से निकला तो वह उसे दिखाई नहीं दी, लेकिन वापस लौटते समय घर से निकला। रागिनी अपने घर के बाहर आ खड़ी हुई थी। उसे घर से बाहर आते देख वह समझ गया कि उसके दिल में उसके प्रति जरूर कुछ चल रहा है। उसके बाद तो सत्यजीत उसके घर के सामने से निकलने का कोई न कोई बहाना देखने लगा था। उसी दौरान एक दिन दोनों की नजरें आमने सामने मिली तो सत्यजीत दिवाकर को देखते ही रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। उसे देखते ही सत्यजीत के दिल में उसके प्रति चाहत जाग उठी। फिर वह उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। दोनों के दिलों में प्यार की चिंगारी भड़कते ही दोनों एक दूसरे के दीवाने हो चुके थे। दोनों ही जानते थे कि जिस राह पर वह चलना चाह रहे हैं, वह उनकी मंजिल नहीं हो सकती। फिर भी दोनों ने एक दूसरे की बाह थाम ली। दोनों के बीच जल्दी ही प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो गई। इसके बाद दोनों अपने फैमिली वालों से चोरी छिपे मिलने जुलने लगे थे। समय गुजरता गया और दोनों के बीच प्यार गहराता गया। शुरू में दोनों ने काफी कोशिश की कि उनके प्यार की भनक किसी को न लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके प्यार की खबर उनके फैमिली वालों से पहले गांव वालों के सामने उजागर हो गई। फिर गांव में उनके प्यार के चर्चे होने लगे तो उनके फैमिली वालों को भी उनके प्यार की भनक लगने में देरी नहीं हुई। गांव में यह बात सबसे पहले रागिनी की मम्मी शांति देवी के सामने आई। इस बात की जानकारी होते ही उसने रागिनी को प्यार से समझाया। मम्मी की बात सुनते ही रागिनी ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। उसने अपनी मम्मी के सामने सफाई देते हुए बताया कि गांव में लोग उसे नाहक बदनाम करने में लगे हुए हैं। सत्यजीत और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। ये बात सत्यजीत के सामने भी आई तो उसने कुछ दिन के लिए उसके घर के सामने से निकलना ही बंद कर दिया। उस वक्त बात रफा दफा हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सत्यजीत फिर से उसकी गलियों के चक्कर काटने लगा था।
रागिनी के बड़े भाई सनी सरोज का पटना से गांव आना बहुत ही कम होता था। कुछ समय पहले सनी अपने गांव आया तो उसे पता चला कि गांव में उसकी बहन और सत्यजीत को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस बात को सुनकर सनी का दिमाग ही फिर गया था। उसने कई बार सत्यजीत को प्यार से समझाया, सत्यजीत, ये बात ठीक नहीं है। तेरी वजह से हम लोगों को गांव में काफी जलालत झेलनी पड़ रही है। घर में जैसी मेरी बहन है, वैसे ही तेरे घर में भी तेरी बहन है। कल को तेरी बहन के साथ भी ऐसे ही होने लगे तो तुझे कैसा लगेगा? इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। सनी के धमकी भरे शब्द सुन सत्यजीत उस वक्त तो वहां से चुपचाप खिसक लिया। उसके बाद वह कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकला। फिर सनी ने अपनी बहन को भी काफी डांटा फटकारा। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सनी फिर से पटना चला गया था। उसके जाते ही फिर से दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। रागिनी ने तय कर लिया था कि वह किसी भी सूरत में प्रेमी सत्यजीत को नहीं छोड़ेगी। हालांकि रागिनी अपने बड़े भाई सनी को ठीक प्रकार से जानती थी कि वह एक दबंग प्रवृत्ति का है। वह पहले ही एक मर्डर कर चुका था। साल 2023 की बात है। प्रयागराज एयरपोर्ट कोतवाली अंतर्गत कादिलपुर निवासी सुरजन यादव प्राइवेट लाइनमैन था। सुरजन यादव एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में लाइट सही करने गया हुआ था। उसी दौरान सुरजन वहां से अचानक गायब हो गया था। उसके बाद सुरजन के चचेरे भाई राजभान यादव ने 24 फरवरी 2023 को पिपरी कोतवाली में सुरजन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 18 मार्च 2023 को चरवा कोतवाली के हौसी गांव स्थित एक कुएं में सुरजन का शव मिला था। उस केस में जांच पड़ताल के दौरान पता चला था कि सनी ने ही सुरजन के भतीजे अजय यादव के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। सुरजन की हत्या के आरोप में सनी को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद 7 महीने बाद वह जमानत जेल से बाहर आया। फिर वह अपने पिता संतोष सरोज के साथ काम करने चला गया था। इस घटना से लगभग 1 महीने पहले सरबजीत कुंभ स्नान करने के लिए घर आया था। सत्यजीत दिवाकर के प्रेम प्रसंग वाली बात उसके सामने भी आई थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद सरबजीत ने सत्यजीत को भी समझाया था, लेकिन 10 मार्च को जैसे ही सत्यजीत के मोबाइल पर रागिनी का फोन आया तो वह अपने आप को रोक नहीं सका। रागिनी के कहने पर वह उसके घर उससे मिलने चला गया था। तभी सनी की मम्मी घर वापस आ गई, जिसके कारण वह हड़बड़ाहट में अपनी चप्पलें वहीं पर छोड़ आया था। उन्हीं चप्पलों से उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पंचायत तक पहुंच गया था। तब ग्राम प्रधान ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेज दिया था, लेकिन शांति देवी ग्राम प्रधान के फैसले से नाखुश थी। उसके बाद शांति देवी ने थाने में सत्यजीत के खिलाफ रागिनी के साथ छेड़छाड़ करने की लिखित तहरीर दे दी थी। इतना ही नहीं, शांति देवी ने बड़े बेटे सनी सरोज को फोन पर जारी जानकारी दे दी थी, जिसे सुनकर सनी गुस्से में पटना से रात में ही चल दिया था। देर रात वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सनी ने जैसे ही सारी कहानी सुनी तो वह आगबबूला हो गया। इसके बाद उसने अपने भाई श्रवण और मम्मी शांति के साथ संगम लाल के घर धावा बोल दिया था। पुलिस ने इस केस के आरोपी श्रवण और सनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि सनी की मम्मी शांति देवी कथा लिखने तक फरार थी। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इस कहानी का दुखद अंत ये रहा कि सत्यजीत के प्रेम प्रसंग का खामियाजा उसे नहीं, बल्कि उसकी मम्मी व भाई को भुगतना पड़ा। सत्यजीत के प्यार की खातिर ही संगम लाल दिवाकर का परिवार टूट गया। उसके घर में एक साथ 2 मौतें होने के कारण दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था।